नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक के मामले पर उप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार बैठक कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है नवाब मलिक पर, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। सुबह 6 बजे नवाब मलिक के घर ईडी अधिकारी पहुंचे। ईडी के दफ्तर में कई घंटों तक उनसे पूछताछ हुई और अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों वाली एक संपत्ति के सिलसिले में उन्हें तलब किया गया था। यह आरोप है कि नवाब मलिक की एक संपत्ति जो है उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की थी। अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां, हवाला लेन देन को लेकर ये छापेमारी हुई थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक नया केस दर्ज किया था, जिसके बाद आज नवाब मलिक से पूछताछ की गई और इसलिए ईडी की टीम जो है सुबह 6 बजे नवाब मलिक के घर पे गई। घंटों पूछताछ हुई। ये भी कहा गया कि नवाब मलिक जो हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं पूछताछ में। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने ट्वीट करके ये कहा है। नवाब मलिक का ये ट्वीट है कि लड़ेंगे, जीतेंगे और सबको एक्सपोज करेंगे। और आपको याद होगा कि लगातार नवाब मलिक एक के बाद एक खुलासे करते आए हैं पिछले दिनों और कई एक्सपोजे उन्होंने किए हैं जो अब लगातार वो खबरों में बने रहे हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नवाब मलिक की गिरफ्तारी, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल और इस समय जो बैठक चल रही है नवाब मलिक के मामले को लेकर, सोहित इसके क्या विस्तार मिले हैं और ये गिरफ्तारी नवाब मलिक की किस तरह से हुई? आरोप ये भी लगा कि उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया है और क्या मामले हैं उनके ऊपर? जी देखिए, अदालत में अब फिलहाल ये पूरा मामला गया है और जहां पर नवाब मलिक मौजूद हैं और इस पूरे मामले की फिलहाल सुनवाई की जा रही है। एडिशनल सेशन के जो जज हैं राहुल रोकड़े, उनकी अदालत में सुनवाई हो रही है। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह वहां पर जो है पैरवी कर रहे हैं, तो वहीं नवाब मलिक की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई मौजूद हैं। तारक सैयद और अमित देसाई ये वहां पर नवाब मलिक की ओर से मौजूद हैं। दरअसल आरोप ये है कि हाल ही में ईडी के पास दाऊद इब्राहिम के जो भाई हैं इकबाल कासकर, उसका हाल ही में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज और मनी लॉन्ड्रिंग की जब पूछताछ की गई उसमें नवाब मलिक का नाम सामने आया। नवाब मलिक को इसी सिलसिले में आज सुबह 5:30 बजे उनके घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे। घर पर उनसे पूछताछ की गई, बाद में उन्हें ईडी के दफ्तर में लाया गया, जहां पर उनसे पूछताछ करने के बाद दोपहर को 2:45 पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब जब नवाब मलिक अदालत पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने यही किया कि उन्होंने वहां पर कहा अदालत में विटनेस बॉक्स में जाते ही कि मुझे जबरदस्ती लाया गया है, मुझे समन देकर उन्हें बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्हें यानी ईडी ने, नवाब मलिक का कहना है कि उन्हें मुझे समन देकर बुलाना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और मुझे जबरन साथ में लेकर चले गए और फिर ईडी दफ्तर पहुंच के उन्होंने समन्स पर मुझसे साइन करवाया, ये दिखाने के लिए कि पहले से ही समन दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो रही हैं, लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई जारी है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो एएसजी जनरल हैं अनिल सिंह, उनकी ओर से अपनी बात रखी जा रही है। वो बता रहे हैं कि किस तरह से पहले से शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड गैंग अलग अलग लोगों से प्रॉपर्टी ले रहा था। अब जैसे जैसे वो बात आगे करेंगे वो बताएंगे कि इसमें नवाब मलिक का क्या लेना देना है। लेकिन जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं हमने देखा दिन भर ईडी दफ्तर के पास में ही जो एनसीपी का ऑफिस है वहां पर एनसीपी के कार्यकर्ता सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे थे। महाविकास आघाड़ी सरकार में जितने लोग हैं हर किसी ने कहा कि ये केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो या फिर आप संजय राउत की बात कर लें, पिछले हफ्ते भी संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बहरहाल पिछले 4 महीने में ये दूसरे एनसीपी के मंत्री हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले अनिल देशमुख गिरफ्तार हुए थे। अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, हालांकि अगस्त में उन्होंने अपने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बाद नवंबर 2 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई और आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। जी
जी, सो जैसा आप कह रहे हैं कि दूसरे मंत्री हैं एनसीपी के जो गिरफ्तार हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। अब ये देखिए, एक तरह से ये फिर से कहा जा रहा है कि केंद्र वर्सेस महाराष्ट्र सरकार का मामला है और जाहिर है कि एनसीपी कांग्रेस से तमाम ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक बदले की कार्रवाई है। नवाब मलिक ने वैसे लगातार कई तरह के आरोप लगाए हैं पिछले दिनों और बार बार वो खुलकर सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन ये जो एक खींचातान चल रही है केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच, ये लग रहा है कि उसी की एक और कड़ी है। जो नेता हैं वो बोलते रहे हैं। पिछले हफ्ते संजय राउत ने बोला है, इससे पहले आपको याद होगा नवाब मलिक ने 2-3 बार ट्वीट किया है कि मुझे जानकारी मिली है कल मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, मैं उनकी तैयारी में छूट चुका हूं। वो बार बार कहते रहे कि उन्हें जानकारी मिली है कि कोई अधिकारी उनके घर पर रेड करने आने वाला है। संजय राउत ने बताया कि किस तरह से उनके घर पर शादी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से रेड की गई। कुछ नाम है मेरे पास, जैसे कि शिवसेना की ओर से अनिल परब की बात कर लें, एनसीपी की ओर से अनिल देशमुख की बात कर लें, संजय राउत की पत्नी की बात कर लें, रविंद्र वाइकर की बात कर लें, प्रताप सरनाईक की बात कर लें, आनंदराव अडसुल हो, अर्जुन खोसकर हो, नवाब मलिक उनके बेटे हो, एकनाथ खड़से उनकी पत्नी हो, प्राजक्ता तानपुरे हो, अजित पवार हो, पार्थ पवार हो, नितिन राउत हो, ये सब मौजूदा महाविकास आघाड़ी सरकार में नेता हैं, विधायक हैं या पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इन सभी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से लगातार छापेमारी की गई है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और यही बात लगातार महाविकास आघाड़ी की ओर से कहा जा रहा है। और इसलिए आप देखेंगे कि आज सुबह से चाहे शरद पवार हो या फिर संजय राउत हो, संजय राउत ने तो ये भी कह दिया कि 2024 में जब सरकार बदलेगी तब केंद्रीय जांच एजेंसियों का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आप देख लेना। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और ये इसकी एक वजह ये भी है कि हाल ही में जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने कहा था कि 10 मार्च के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में रहेगी और इस पर भी संजय राउत ने पिछले हफ्ते सवाल उठाया था कि आखिर वो किस आधार पर कह रहे हैं। किरीट सोमैया पर भी लगातार वो आरोप लगाते रहे हैं कि किरीट सोमैया किस तरह से ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल करके महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बना रहे। तो एक तरफ महाविकास आघाड़ी की ओर से ये जरूर कहना है कि ये राजनीति इस पूरे मामले में हो रही है, लेकिन राजनीति हो या ना हो, लेकिन जब आप अदालत में जाते हैं तब ईडी को ये जरूर बताना होगा कि आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया और कितने दिन की रिमांड किस चीज के लिए चाहिए। तो अब जब इस पर पूरी सुनवाई शुरू हो रही है, ईडी क्या कुछ कहती है और अदालत में क्या कुछ कहता है, ये देखना अहम होगा। जी, धन्यवाद आपका सोहित। हम बता दें अपने दर्शकों को कि एनसीपी के नेताओं की बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग जो हैं वो भी एक बैठक कर रहे हैं इस समय नवाब मलिक के मामले में और इस पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। आपको पहले सुनाते हैं क्या कहना है किरीट सोमैया का इस मामले पर, इस गिरफ्तारी पर, जो कह रहे हैं कि शायद बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार, करप्शन मुक्त बनाएगी महाराष्ट्र को। और देखिए अशोक चव्हाण की क्या प्रतिक्रिया है इस पे। अनिल देशमुख के बाद अब नवाब मलिक जेल में रवाना। अनिल परब को अब इंतजार करना है। उद्धव ठाकरे जी के जो घोटालेबाज नेता मंत्री है उन सबको घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। कितनी भी दादागिरी, माफियागिरी, पुलिस का दुरुपयोग फिर संजय राउत या उद्धव ठाकरे करेंगे, किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को घोटाले मुक्त करके रहेगी। मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये है कि राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगरपालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में विरोध करना, विरोध होना, अपने अपने विचार अलग तरीके से वहां रखना, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, पर उसका वो छोड़कर कोर्ट कचहरी, वो छोड़कर पुलिस स्टेशन, वो छोड़कर केंद्रीय एजेंसीज, इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ भामला, नेता बीजेपी, और चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस। आसिफ भामला, आपने सुना अभी कह रहे हैं अशोक चव्हाण की केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है जो ठीक नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में विरोध जो है वो हक होता है और एक तरह से वो ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जैसे ईडी जैसी एजेंसियां जो हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो साफ आरोप है नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर कि ये एक तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है।
ये तमाम लोगों ने देखा था कि जब आर्यन खान का मामला आया था तो समीर वानखेड़े को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए थे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने, और वो हर दूसरे दिन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे आरोप लेकर सामने आते रहे हैं। तो क्या इससे एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो देखा जा रहा है गिरफ्तारी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये विषय काफी समय से चल रहा है महाराष्ट्र सत्र में। हम ये अक्सर देखते आए हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के पूछताछ के विषय में जो है ईडी और एनआईए जो इन्वॉल्व है, और आज फाइनली आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। दुर्भाग्यवश चूंकि नवाब जी को हम सब जानते हैं, आज अगर यदि पूछताछ के लिए बुलाया गया और जो योग्य सवालात के जवाब अगर दे दी जाते तो मुझे लगता है आज ये अरेस्ट टाला जा सकता था, कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है। जहां तक सवाल रही है, उनका कहना है कि उन्हें समन भी नहीं दिया गया और उनको सीधे घर पर आए और उनको लेकर गए और वहां ले जाने के बाद उन्हें समन पे साइन करा दिया। कार्य प्रणाली और कार्य करने के विषय में आपने ये विषय ईडी के संबंधित अधिकारी से पूछना चाहिए। इस पर मैं कोई प्रक्रिया नहीं दे सकता हूँ। एक राजकीय विश्लेषक होने के नाते मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि आज जो परिस्थिति हुई उसके चलते उन्होंने यदि अपनी बातें रखी होती तो ये परिस्थिति नहीं होती। ये मामला अगर आप अक्सर ये इल्जाम लगाते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो इस किस्म की जांच एजेंसियों पर अंकुश लगाती है, उन पर दबाव डालती है। तो हमने ये देखा है कि इसके पहले भी जो सरकार थी यूपीए के समय भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि भाई तमाम जो है सीबीआई हो, एनआईए है, ये तमाम क्या केस पैरेट्स है। तो इस किस्म की बातें होने से वो तो कोर्ट स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो खैर आला कोई निर्णय होता नहीं है, लेकिन ये कहने से और ये होने से क्या जो गलत है उन्हें सुरक्षा और संरक्षण देना चाहिए, ये एक प्रश्न है। और यदि आपका ये कहना है कि अगर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप है, यदि संरक्षण दिया जाए और कार्यवाही ना हो तो जो पार्टी सत्ता में उन पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं कि भाई आपने इन पर क्या कार्रवाई की। ठीक है आसिफ बामला साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो अगर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगा रहे हैं तो ये ऐसा जो पार्टी सत्ता में रहती है वो करती आई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी भी की थी। बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि जो आरोपी हो, ये जिनके ऊपर आरोप हो, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो। लेकिन चरण सिंह सप्रा, नवाब मलिक के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो केसेस हैं, कथित तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और साथ साथ इकबाल कास्कर या अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के मामले हैं। तो ऐसा जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, एनसीपी की तरफ से कि ये राजनीति से प्रेरित है, दो आरोप है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। आपने खुद बताया कि जिस तरह से समीर वानखेड़े के केस में इन्होंने एक्सपोज करा। चरण सिंह सप्रा, आपने कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई की। मैं पूछ रही हूँ कि जो आरोप है उस पर आप क्या कहेंगे? जो आरोप हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, क्या वो सब गलत हैं? मैं आरोप पे भी आता हूं, लेकिन सर्वप्रथम ये आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक मंत्री को अगर किसी भी सेंट्रल एजेंसी को अरेस्ट करना है तो उन्हें पहले नोटिस देना पड़ता है, फिर उसके बाद में स्पीकर से भी परमिशन लेनी पड़ती है। ये कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। सुबह 4:30-5 बजे उस मंत्री को इस तरह से उठाया गया जैसे वो कोई मर्डर का आरोपी हो या कोई चोर चक्का हो। 3 दिन पहले वो चांदेवाल कमीशन के सामने खुद जाकर के बैठे, उन्होंने जो सवालात पूछे गए उनका उत्तर दिया है। क्या ईडी इनको नोटिस नहीं भेज सकती थी? ये पहला सवाल। क्या ईडी ने अरेस्ट करना है तो स्पीकर के पास परमिशन ली है? ये दूसरा सवाल। तीसरी बात आई आपके आरोपों की। आरोप जो है वो बेबुनियाद है। अब उसको कोर्ट के अंदर ईडी को सिद्ध करना पड़ेगा कि किस तरह से ये आरोप जो है वो स्पष्ट है। लेकिन हम पिछले 7 वर्षों से देख रहे हैं जिस तरह से एक एक करके सेंट्रल एजेंसियां जो बीजेपी की अग्रिम संगठन बन करके काम करती है, उन्होंने कोई भी सत्ता जो बीजेपी से किसी भी नेता पर रेड नहीं डाली है। लेकिन जितनी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या कहीं और हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, उन्होंने सब विपक्षी नेताओं के ऊपर ही रेड डाला है। यानी ये सिद्ध होता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, अनिल देशमुख, सरकार जो है वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई अपने विपक्षियों पर करती है। जी। आसिफ बामला, ये कार्रवाई जो हो रही है एक के बाद एक, ये
ये साफ तौर पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा कहना है चरण सिंह सप्रा का। कांग्रेस के अलावा एनसीपी भी ये कह रही है, और ये दूसरे मंत्री हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और काफी मुखर रहे हैं नवाब मलिक जो हैं, और शायद इस बात का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मेरे मित्र चरण जी ने ये कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है, और ये बात अभी कोर्ट में अब तो चूंकि ये अरेस्ट हुआ है तो ये विषय अब कोर्ट में गया है। तो यदि बेबुनियाद है तो मुझे यकीन है और भरोसा है कि अगर वो जो दस्तावेज नहीं है तो उन्हें निर्दोष साबित होगा। उन्हें यकीन है कोर्ट में तो मामला है ही, पर वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने पहले ही कहा था इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है एक मंत्री की, वो तरीका नहीं है। सुनिए, न्यायिक व्यवस्था पर तो हमें भरोसा है ना कि हमारा एतबार उससे भी उठ चुका है। ये विषय जो है, अगर हम देखें इसकी गहराई में अगर हम जाएं तो ये एक प्रॉपर्टी का से संबंधित विषय है, जो एक सलीम पाटिल करके कोई व्यक्ति है जिनसे ये जमीन बरामद की गई और ये रजिस्टर किया गया था। आपको भी हमको सब जानकारी है। एक कीमत पर जो 35 लाख रुपए पर जो अमाउंट है उस पर प्रॉपर्टी के पेपर्स और दस्तावेज रजिस्टर हुए। अब रजिस्टर होने के बाद जो है जो कैश पेमेंट हुआ उसके चलते ये मनी लॉन्ड्रिंग केस उन पर थोपा गया है। तो इस केस के संबंधित आज यदि ईडी ने उन्हें तलब किया तो यदि उनके पास सारे योग्य पुरावे होते तो मुझे नहीं लगता है कि पर ये मामला जो है वो कोर्ट में, ये आरोप बेबुनियाद है या नहीं, ये इसका फैसला होगा कोर्ट में। लेकिन फिलहाल जो है एनसीपी या कांग्रेस सवाल उठा रही है वो इस पे भी कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, या ईडी के जो अधिकारी हैं वो 4:30-5 बजे सुबह को आकर बिना समन के उन्हें लेकर गए। किसी मंत्री की गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है। शुक्रिया आपका भामला साहब और सापरा साहब हमारे साथ शामिल होने के लिए। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पे लगातार आरोप लगाए उस दौरान जब आर्यन खान का मामला चल रहा था, और वानखेड़े की जाति, बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए। एनसीबी में नौकरी पाने के लिए वानखेड़े ने फर्जी प्रमाण पत्र दिए, ये तमाम बातें उन्होंने कही। और लगातार ही नवाब मलिक जो हैं वो सामने आ रहे थे और निकाहनामा पे सवाल उठाया। तो आर्यन खान मामले में वो काफी आरोप लगा रहे थे समीर वानखेड़े पे भी, और इन तमाम चीजों को देखकर वो काफी मुखर रहे। लग रहा था उनके ऊपर ये अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस वजह से भी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड गिरफ्तारी है जिससे इनकार करती है बीजेपी, और केंद्रीय एजेंसियों ने अपना काम किया है। बहरहाल मामला जो है वो कोर्ट में है अभी, और आरोप बेबुनियाद हैं या नहीं वहां फैसला होगा। इस समय 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और आगे लखीमपुर में कड़े सुरक्षा घेरे में वोट देने पहुंचे अजय मिश्रा के। उत्तर प्रदेश में चुनाव में आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है। दोपहर के 3 बजे तक 49.9% वोट डाले गए थे, जो 2017 के मुकाबले में कुछ कम है। 2017 में 51.8% वोट पड़े थे, तो इस दफा 2% कम वोटिंग हुई है। आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पे मतदान हो रहे हैं, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, पीलीभीत, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिलों की विधानसभा सीटों पर कुल 621 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण की सभी 59 सीटों में से 2017 में बीजेपी ने 51 सीटें जीती थीं, इसलिए आज का चरण बीजेपी के लिए काफी अहम है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी आज लखीमपुर खीरी में कड़ी सुरक्षा घेरे में वोट देने के लिए पहुंचे। बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी घेरा बनाकर उन्हें पोलिंग बूथ तक ले गए और फिर उसी तरह वापस लाया गया। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर अपनी गाड़ी से 4 किसानों को कुचल कर मारने का आरोप है। उस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं, जो उनके इस्तीफे की मांग करता रहा है। इस बीच आशीष मिश्रा को जमानत भी मिल गई है। और रायबरेली में भी वोटिंग हो रही है आज इस चरण में। रायबरेली में बड़ी संख्या में महिलाएं वोट देने के लिए पहुंची। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली के ग्रामीण इलाके के एक मतदान केंद्र पर उन्होंने कुछ महिला वोटरों से बात की है। हम इस वक्त रायबरेली में हैं और चौथे चरण में रायबरेली में मतदान हो रहा है। महिलाएं
सबसे महत्वपूर्ण मतदाताएं होती हैं। अगर महंगाई है तो सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर होता है, घर की गृहस्थी इनको चलानी होती है। तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, जो यहाँ वोट डालने के लिए आई हैं और बहुत उत्साह में वोट डालने के लिए आई हैं। आपका नाम बताइए। निर्मला देवी। निर्मला जी, आप वोट डालने आई हैं, अपने मन से वोट करेंगी कि घर में जिसने कह दिया, पति ने या बच्चों ने कि आप अम्मा उसको दे दो? मतलब मतदान का मतलब कि अपना मत। हाँ, अपने मन से करेंगे मतदान। हाँ, अपने मत में। क्या मुद्दे हैं, आप महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? महिलाओं को सब कुछ अपने आप को समझना पड़ता कि हाँ हम कैसे क्या घर गृहस्थी चलाएं या कैसे क्या करें। महिलाओं को यह अपना अधिकार होता है कि हम किसको वोट दें। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या बेहतर हो, तो आप लोगों को राहत मिले, महिलाओं को, गांव में, खासकर ग्रामीण महिलाओं को? गांव में सब सुविधाएं मिले वही बेहतर है। बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिले, बच्चों को सर्विस और उसकी सब सुविधा मिले। तो रोजगार चाहती हैं अपने बच्चों के लिए आप? नहीं, अपने बच्चों के लिए सर्विस चाहते हैं। आप भी घर चलाती हैं, गृहिणी हैं? चलाई थे, खेती बातें भी करती हैं थोड़ी? करी थे वो खाली बस। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, वोट डालने आई हैं, क्या चाहती हैं बेहतर हो आपके लिए? अब आए हैं डारे और डार यही काहे का। हाँ, तो वोट डालने आई, कुछ तो चाहती होंगी कि आपके लिए बेहतर हो, आपके घर में, आपके गांव में, आपके लिए। भाई चाहिए मतलब सुविधा कहाँ कौनो है, घर बना घरों पर रही सन। आपको लगता है कि आपका वोट डालना जरूरी है? हाँ जरूरी है, हम वोट काहे खराब करी। हाँ, वोट जरूरी डारे हैं साथे। ठीक है, क्या चाहती हैं बेहतर हो आपके लिए? अरे हमारा घर बन जाए का बेहतर हुए। आप चाहती हैं घर बन जाए आपके लिए? का तो घर नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास नहीं, हमारा घर नहीं बना, हमारा सब तीन तरह रही। देखो चलो खुदे। अब देखेंगे यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं, आपको यहाँ पर ग्रामीण महिलाएं दिखाई देंगी जो वोट डालने के लिए आ रही हैं और काफ़ी उत्साह नज़र आता है महिलाओं में। और ज़रूरी भी है कि महिलाएं घर चलाती हैं और वही तय करती हैं कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र में जीत हार किसकी हो। हम लोग अक्सर जब चुनावी यात्राएं करते हैं, कवरेज करते हैं, तो ग्रामीण महिलाओं को इग्नोर करके रखते हैं, लेकिन वाकई में सत्ता की पूंजी इन्हीं ग्रामीण महिलाओं में है, जो घूंघट डाल के रहती हैं, मीडिया से दूर रहती हैं, लेकिन चुपचाप अपना वोट करके आती हैं। सहयोगी विनीत कुमार पटेल के साथ रायबरेली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन। राजस्थान सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, यानी कि 2004 के बाद भी सरकारी नौकरी में आए लोगों को सरकार की तरफ से पेंशन मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा है। कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय आज पूरे देश के बाकी सरकारों के लिए भी सोचने का विषय बन जाएगा कि आपने पुरानी पेंशन सिस्टम लागू कर दी। राज्यों के अंदर हालात देखे हम लोगों ने, तो मैं समझता हूँ ये वापस सोचना पड़ेगा सबको ही कि एक कर्मचारी उम्मीद करता है कि मैं 35 साल की सर्विस के बाद में मेरा कम से कम ओल्ड एज मेरा सिक्योर हो जाए। पेंशन फिर DA साल बढ़ता है उसके पेंशन के, तो पुरानी पेंशन जो है इसलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सिक्योर हो जाए। और उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान अब खत्म होने वाला है। इस बीच तमाम दलों के बड़े नेता 5वें दौर के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आज बाराबंकी और कौशाम्बी में रैली की है और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। वहीं बहराइच में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि ये जन सैलाब देकर बीजेपी के नेता गायब हो जाएंगे। जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है? हम परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा गौर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। जन सैलाब देख करके बहुत सारे उनके नेता अदृश्य हो जाएंगे, अब दिखाई नहीं देंगे। ये लगता है ऐलान हो गया है बहराइच से कि इस बार 22 में 22 किल। जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं।
और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। तो सभी नेताओं के अपने अपने दावे हैं और बहुत कम समय बचा है। जब ये दावे कितने सच्चे हैं सामने आ जाएगी बात। इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।